भारत ने हाल ही में अपने सुरक्षा सिद्धांत का अनावरण किया है और इस न्यू डॉक्ट्रिन्स में भारत ने पाकिस्तान पर 5 नए मानदंड 2035 तक सुदर्शन चक्र की शील्ड यानी ढांचा या सुरक्षा और व्यापक रक्षा प्रयासों की बात कही है। अब इस सिद्धांत का आधार क्या है? तो इस सिद्धांत का आधार है कि स्पष्ट उद्देश्य होगा यानी कि क्लियर पर्पस होगा, मजबूत निवारण यानी कि स्ट्रॉन्ग डिटरेंस, दुश्मन को रोकने की क्षमता और साथ साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि भारत के इस नए सुरक्षा सिद्धांत में कौन सी प्रमुख बातें कही गई हैं और इन बातों के क्या मायने हैं, साथ ही साथ किन मुख्य मुख्य बातों की तरफ इंगित किया गया है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के आज के इस वीडियो में हम भारत के सुरक्षा नीति का जो स्पष्टीकरण है उस विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए कुछ न्यू डॉक्ट्रिन्स अर्थात नए सिद्धांत घोषित कर दिए हैं। अब इन सिद्धांतों के माध्यम से मुख्य जो कोशिश होगी वो ये होगी कि हमारे उद्देश्य बहुत क्लियर हों, हमारे क्लियर पर्पस हों, मजबूत निवारण किसी चीज का हम कर सके, स्ट्रांग डिटरेंस हो सके, दुश्मन को रोकने की क्षमता हमारी स्ट्रांग हो सके और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार हमारे कदम बढ़ते रहें। इसके अलावा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, प्रेस रिलीज में कहा गया कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको लेकर किसी भी प्रकार की जो समझौतावादी नीति है वो अब आगे जारी नहीं रहेगी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी जो होगी वो नॉन नेगोशिएबल होगी, उसमें किसी तरह का मोल भाव संभव नहीं होगा। भारत अपनी क्षमता की तैयारी खुद विकसित करेगा और साथ ही साथ ज्यादा आत्मविश्वासी बनेगी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा मॉडर्न बनेगी, आधुनिक बनेगी, सक्रिय होगी यानी कि प्रोएक्टिव होगी और साथ साथ बाह्य और आंतरिक यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही जो सुरक्षा है वो पुख्ता होगी। तो आइए समझते हैं किन किन बिंदुओं के अंतर्गत इसको हम विस्तार से समझ सकते हैं। तो देखिए, भारत की जो नई सुरक्षा नीति है उसमें सबसे पहली बात, सबसे प्रमुख बात जो स्पष्ट तौर पर कही गई है कि नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा नॉन नेगोशिएबल होगी, यानी गैर समझौतावादी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऊपर अगर कोई भी देश, कोई भी शक्ति अगर प्रेशर बनाता है यानी कि नेगोशिएट करने की बात आती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जैसे जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारत और रूस के संबंध सदियों से बेहतर रहे हैं। भारत का रूस एक बड़ा मित्र रहा है हमेशा से। तो ऐसी दिशा में रूस के साथ भारत के कुछ व्यापारिक संबंध भी रहे होंगे, रक्षा सौदों के साथ साथ व्यापारिक संबंध भी रहे ही हैं और उसी के तहत भारत रूस से क्या करता था, तेल खरीद रहा था। अब इसमें पश्चिमी देशों ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप वहां से जो भी आपकी रक्षा नीतियां हैं और साथ साथ जो तेल आप खरीद रहे हो वो आप मत खरीदो। लेकिन भारत ने यह देखा कि यहां पर उसका जो अगर वो तेल खरीदना बंद करता है रूस से तो उसको क्या होगा, उसको ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो ऊर्जा सुरक्षा है वो रक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो ऐसी दिशा में भारत की रक्षा जो व्यवस्था है उस पर एक संकट आ सकता है। तो भारत ने क्या किया कि किसी भी पश्चिमी दबाव को बिना बर्दाश्त किए और रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जब चीन के साथ गलवान घाटी का जो विवाद हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसके बाद वहां पर लगातार ये विवाद दबाव बनाया जा रहा था भारत के ऊपर, लेकिन उन सारे दबावों के ऊपर भारत ने कहीं से भी कोई दबाव न लेते हुए चीन के साथ भी आप देखे होंगे कि 200 से ज्यादा जो मोबाइल ऐप थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का संकेत है कि किसी भी प्रकार की जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें होंगी वहां पर हम नॉन नेगोशिएटिव कदम उठाएंगे, यानी कि नॉन नेगोशिएबल होगा, वो गैर समझौतावादी होगा। इसके अलावा सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे हमारे ऊपर कोई देश कितना भी आर्थिक दबाव बनाए या अंतरराष्ट्रीय राजनीति हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करे। ये एक पहला और स्पष्ट संकेत दिया गया है यहां पर। दूसरी बात यह है कि जो हमारा रक्षा बजट है, अगर पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे तो 2014 से लेकर 2025-26 तक आप देखेंगे तो उसमें लगभग 3 गुने की वृद्धि हुई है। यानी कि ये अपने आप को दर्शाता है कि रक्षा जो है वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, चाहे वो आंतरिक या बाह्य, वो हमारी प्राथमिकता में किस तरह से आगे आया है। देखिए 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपए जहां पर इसका बजट था, 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ, यानी कि भारत ने रक्षा के लिए 3 गुने से अधिक निवेश किया है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखने के एक प्रयास के रूप में इसको देखा जा सकता है। आगे अगर बढ़ेंगे, रक्षा निर्यात की उपलब्धियों को भी देखिए। पहले हम रक्षा में बेसिकली
आयात पर ज्यादा निर्भर थे। लेकिन इधर आप देखेंगे तो रक्षा निर्यात में बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, लगभग 34 गुना वृद्धि देखने को मिली है। तो 34 गुना वृद्धि आप समझ सकते हैं कि यह बड़ी उपलब्धि में ही गिना जाएगा डिफेंस एक्सपोर्ट में। देखिए, रक्षा निर्यात में अगर बात करें तो पहले हम सिर्फ कंज्यूमर के तौर पर, भारत सिर्फ उपभोक्ता के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब हम सप्लायर के रूप में यानी आपूर्तिकर्ता के रूप में भी देखे जा रहे हैं। कैसे? तो 2014-15 की तुलना में आप देखेंगे 2025-26 में रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि दिखाई दी है, जो कि 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। अब इसमें हम कई देशों को निर्यात भी कर रहे हैं, 100 से ज्यादा देश इसमें हैं, जिसमें कि अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया सहित कई देश इसमें सम्मिलित हैं। पहले केवल रूस, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों से हम हथियार क्या करते थे? खरीदते थे। लेकिन इधर अगर आप देखें, चाहे आर्मेनिया का उदाहरण आप ले सकते हैं कि आर्मेनिया को हमने क्या किया? हमने आर्मेनिया को MBRL यानी कि MBRL ये क्या किया? हमने आर्मेनिया को निर्यात किया, यानी कि जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है वो हमने आर्मेनिया को अब निर्यात हमने किया। ये क्या है? स्वदेशी रक्षा सिस्टम हमने आर्मेनिया को दिया, यानी कि अब हम इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह से आप फिलीपींस का उदाहरण ले सकते हैं। जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भारत का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदों में से एक है, तो हमारा फिलीपींस भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मॉरिशस के साथ, मॉरिशस को भी हमने अगर आप देखें तो कोस्टल सर्विलांस जो रडार सिस्टम है, और इसके अलावा तेजस पेट्रोल जो वेसल्स हैं वो हमने निर्यात किया। इसी तरह से वियतनाम का आप उदाहरण देख सकते हैं, हाई स्पीड जो पेट्रोल बोट्स हैं वो हमने वियतनाम को निर्यात किया। इसके अलावा मिसाइल सपोर्ट सिस्टम भी हम वियतनाम को निर्यात कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात को हम कई ऐसी रक्षा के मामले में हम कई चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अब हम सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं है, बल्कि हम निर्यात के क्षेत्र में जो 34 गुना वृद्धि हमारी है, ये हमारे रक्षा नीति में हमारे बढ़ते कदम की तरफ एक इशारा कर रही हैं ये चीजें। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो चीजें हम मंगाते थे दूसरे देशों से, अब चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो, रडार हो या बख्तरबंद वाहन हो, इसको अब हम निर्यात भी करने लगे हैं। तो रक्षा निर्यात की भी उपलब्धियां हैं। आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ रहा है, यानी कि पहले भारत जो है ज्यादा से ज्यादा रक्षा में आयात पर निर्भर था। अब हम क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए लड़ाकू विमान ही है, हमने क्या किया? फ्रांस से राफेल खरीदा। लेकिन अब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि कोशिश ये हमारी है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि भारत में चीजें बन सकें, और अगर बाहर की कंपनी कोई बना रही है तो भारत में बनाए, और भारत में बनाने के साथ साथ उसमें भारतीय सामग्री का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो। जैसे कि हमारी एक पॉलिसी जो है, उस पॉलिसी में हमने परिवर्तन किया, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 यानी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020, जिसमें कि बाई इंडियन यानी कि इस श्रेणी को प्राथमिकता दी गई। पहले हम उन्हीं हथियारों की खरीद करेंगे जो भारत में डिजाइन और बने हों। यानी कि जैसे कि पहले देखिए, आत्मनिर्भरता का उदाहरण आप इसको भी ले सकते हैं, जैसे तेजस मार्क 1A जो विमान है, HAL क्या कर रहा है? उसको बना रहा है, तो ये भारत में निर्मित हो रहा है। अगर हम इसमें और एडवांस हो सकते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो हो सकता है हम और उन्नत विमान बनाने लगे, और इस तरह से हमें बाहर से जो हम लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं वो हम यहां ही आत्मनिर्भर हो जाएं, यहां ही इन चीजों को डेवलप कर लें। साथ ही साथ जो बाई इंडियन यानी IDDM यानी कि भारतीय डिजाइन, विकास और निर्माण वाले जो उपकरण हैं, उसको हम सबसे पहली प्राथमिकता देंगे अपनी खरीद में, और इसमें भी न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ रहेगा। इसके अलावा अगर बाई ग्लोबल भी करते हैं, यानी कि कोई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग भी है लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी कंपनी ग्लोबल है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, फिर हम उसको प्राथमिकता देते हैं। यानी कि विदेशी प्रतिष्ठान के माध्यम से भारत में अगर निर्माण हो रहा है तो कम से कम 50% उसमें स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद उसको हम वरीयता दे रहे हैं। तो ये हमारी पॉलिसी भी बनी की है कि ज्यादा से ज्यादा पहले हम क्या करेंगे? बाई इंडियन प्रोडक्ट के बारे में जाएंगे, उसको खरीदने की कोशिश करेंगे रक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा मेक कैटेगरी सिंप्लीफिकेशन, यानी कि अब भारतीय निजी और सार्वजनिक उद्योगों को हथियार बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। यानी कि निजी क्षेत्र भी मिलकर काम करेगा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ, ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा हम हथियारों को बना सकें। साथ ही साथ जैसे भारत में आपको एग्जाम्पल बताया ही गया है, जैसे फाइटर जेट के लिए हम फ्रांस से राफेल खरीदे, अब यहीं पर हम भारत में तेजस फाइटर जेट अगर बना रहे हैं, इसको और एडवांस कर लेंगे, तो हो सकता है हमें इस तरह के उन्नत विमान पर दूसरे देशों पर आश्रित न रहना पड़े। इसी तरह से आकाश तीर जो प्रणाली है उसका भी उदाहरण आप देख सकते हैं, और इसने हालिया जो संघर्ष देखने को मिला पड़ोसी मुल्क के साथ, उसमें इसके प्रदर्शन की पूरे विश्व ने सराहना की। तो इस तरह से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर जो हमारा कदम है वो पॉलिसी के लेवल पर हो या मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर, ये हमारा और बढ़ता जाए और आगे हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। फिर पाकिस्तान को लेकर 5 नए नॉर्मल्स यहां पर बताए गए हैं। एकदम स्पष्ट बात कह दी गई है इस नई रक्षा नीति में। क्या कह दिया गया इस डॉक्ट्रिन में? तो सबसे पहली बात कही गई कि आतंक पर कड़ा जवाब मिलेगा। कोई भी आतंकी घटना होगी
तो उसका जवाब मिलेगा। यह स्पष्ट तौर पर यहां कहा गया है, किसी भी आतंकी हमले का एक निर्णायक प्रतिकार यहां पर देखने को मिलेगा। अगर उसके सूत्र पता चलते हैं कि फला जगह से जुड़े हैं तो एक निर्णायक प्रक्रिया देखने को मिलेगी। और इसके पूर्व उदाहरण भी आप देख सकते हैं, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे हालिया घटनाएं हो। परमाणु धमकियों को नजरअंदाज किया जाएगा, यानी कि परमाणु हथियारों के विस्फोट को लेकर जो ब्लैकमेलिंग है, अब उसको नहीं माना जाएगा। वो आप ब्लैकमेलिंग करते रहिए, लेकिन भारत की कार्रवाई इससे नहीं रुकेगी कि आप परमाणु हमले की जो धमकी झूठी दे रहे हैं, जो भी है। फिलहाल ये चीज इसमें मेंशन की गई है। तीसरा है कि आतंकी और उनके प्रायोजक समान अपराधी माने जाएंगे, यानी कि अगर कोई आतंकी है, ये बात, इस बात के सबूतों से ये बात स्पष्ट हो गई कि कहीं से किसी जगह से आतंकी घटना हुई है। अगर कोई देश उसका समर्थन करता है, उसके साथ खड़ा होता है, तो उसको भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा, यानी कि दुश्मन के साथ देने वाले को इक्वली दुश्मन माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि आतंक के मामले पर, क्योंकि यह दुश्मन ऐसा नहीं है कि हम पर्सनल अपने किसी बात को लेकर किसी को दुश्मन बना रहे हैं। यह भारत ने एक पॉलिसी के लेवल पर बताया कि आतंक का समर्थन करने वाला भी आतंकी ही माना जाएगा और उनके प्रायोजक दोनों समान अपराधी माने जाएंगे। अब बातचीत की जहां तक बात है, तो बातचीत अगर होगी तो बातचीत जो है वो आतंकवाद पर होगी और बातचीत पीओके पर होगी। ये पाकिस्तान को लेकर यहां स्पष्ट कर दिया गया है कि बातचीत अगर शुरू भी होगी तो ऐसा नहीं है कि हम बातचीत करेंगे तो हम आपके यहाँ खेल की बात करेंगे और कल्चरल एक्टिविटीज की बात करेंगे। अब बातचीत अगर होगी तो सबसे पहले पीओके की बात होगी, सबसे पहले आतंकवाद पर बात होगी कि इसको लेकर क्या निर्णायक आपने कदम उठाया है। फिर संप्रभुता पर शून्य समझौता, यानी कि आतंक और बातचीत और व्यापार, ये तीनों चीजें एक साथ नहीं चल सकता है। या तो पहले आप आतंकवाद के बाद का इसका निवारण कर लें, या आप इस चीज को जब ये हम इस पर मिलकर सहमत हो जाए, एक सही निर्णय पर पहुंच जाए, तो फिर हम सारी चीजों पर आगे बातचीत कर सकते हैं। ये सभी चीजें एक साथ नहीं हम कर सकते हैं। तो ये 5 जो बिंदु हैं, 5 नए नॉर्मल से या पाकिस्तान को लेकर हैं। साथ ही साथ भारत की सुरक्षा व्यवस्था को एक कवच प्रदान करते हुए, एक शील्ड प्रदान करते हुए हालिया जो भाषण दिया गया है, जो उद्बोधन दिया गया है स्वतंत्रता दिवस पर पीएम के द्वारा, वहां पर यह बात कही गई है कि जो भारत है वो मिशन सुदर्शन चक्र 2035, यानी कि 2035 तक हम मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत की जितनी भी, चाहे वो सार्वजनिक महत्वपूर्ण जगहें हो, डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जगहें हो, या रणनीतिक महत्व की महत्वपूर्ण जगहें हो, या नागरिकों के लिहाज से जो महत्वपूर्ण जगहें हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से एक कवच बनाएंगे, जिससे कि चारों दिशाओं में हमारा एक ऐसा सुरक्षा कवच होगा जिससे न सिर्फ बाहरी आक्रमण से सुरक्षा होगी, बल्कि हम अगर कहीं कोई दूसरा आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है तो हम उसका बेहतर तरीके से काउंटर भी कर सकेंगे। अब इसके 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर हैं। एक तो ये पूर्ण रूप से स्वदेशीकरण, यानी कि कंप्लीट इंडिजिनेशन इसमें होगा, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर यहां पर निर्माण पूरी तरह से ये भारत में होगा इस मिशन सुदर्शन चक्र के तहत। और इसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी, तो पूर्वानुमान तकनीकी, यानी कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है पहले से ही कि ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे एआई का इस्तेमाल इसमें कर लिया जाएगा, जिससे कि प्रेडिक्शन हो सकेगा पहले ही कि यहां से संभावित खतरा दिखाई दे रहा है, तो पहले ही हमारे सुरक्षा तंत्र को मुस्तैद किया जा सकेगा और साथ ही साथ काउंटर अटैक किया जा सकेगा। सटीक प्रतिरोध प्रणाली, यानी कि प्रिसाइज काउंटर सिस्टम, यानी कि दुश्मन की जो मिसाइल है, ड्रोन है, उसको रोकने के साथ साथ उसको नष्ट करने वाली भी तकनीकी होंगी कि अगर खतरा, आसन्न खतरा हमको दिख गया तो पहले से ही सारी चीजें एक्टिव मोड में आ जाएंगी और फिर उसको काउंटर अटैक करके वहीं पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। यानी कि हमला होने का इंतजार अब यहां नहीं किया जाएगा। यह मिशन सुदर्शन चक्र है और इसके माध्यम से क्या लक्ष्य है, गोल क्या है, तो 2035 तक भारत के पास एक ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा कवच होगा, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी शील्ड होगा। जैसे कि सुदर्शन चक्र आप देखते हैं कि गोल होता है और सुदर्शन चक्र जो है वो किसी भी दिशा में जा सकता है। तो उसी तरह से भारत के लिहाज से अगर आप देखें, अगर भारत को सेंटर में मान लिया जाए तो भारत के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच, एक ऐसा शील्ड, जिसमें कि कहीं से भी कोई अटैक हो तो भारत न सिर्फ पहले ही उस खतरे को भांप लेगा बल्कि उसका काउंटर अटैक भी करने के लिए तत्पर होगा, जिससे कि हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी कि सैन्य ढांचे या नागरिक ढांचे या रणनीतिक महत्व की जगह हैं, वो सभी एक बेहतर सुरक्षा के अंतर्गत हो, जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, वो पूरी तरह से पुख्ता हो सके। तो ये भारत के नए सुरक्षा सिद्धांतों के अनावरण में कही गई वो प्रमुख बातें हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अब आज का अभ्यास प्रश्न, इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। क्या है प्रश्न, 2014-15 की तुलना में 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात कितने गुना बढ़ा है? बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपने ठीक से वीडियो देखा होगा तो तुरंत आप इसका जवाब देंगे। विकल्प आपके सामने है, 10 गुना, 20 गुना, 34 गुना या 50 गुना। तो इसका जवाब देने के साथ ही लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।